आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को, भाइयों बहनों को शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से, कठिन परिश्रम से इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और जो साथी हमारे मेरिट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो निराश ना हों। और समय के अनुसार जो परिणाम आते हैं दोस्तों, वो भिन्न हो सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर देखिए एक अनुमान लगा सकता है, परंतु वास्तविक परिस्थितियां उससे भिन्न हो सकती हैं, इसके चांस होते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। हालांकि जो दुखद सूचना है दोस्तों, वो दुखद ये है कि कई जगह से ये खबरें हैं और बिल्कुल स्पष्ट खबरें हैं कि एग्ज़ाम में जो है धांधलीबाजी हुई है। कई जगह बच्चों को रोका गया है, बच्चों को नज़रबंद किया गया है। अंबेडकर का केस तो बिल्कुल साफ है और एसटीएफ ने भी कई जगह जो है नकलची पकड़े हैं। अब ये देखना है कि ये आंदोलन कितना तेज़ होगा। बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आयोग, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आयोग के लिए ये सरल होता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा दुखद मेरे लिए भी है और मेरे साथियों के लिए भी है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का कोई उसकी मेहनत का जो सिला उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। उसके भविष्य के साथ पूरा पूरा खिलवाड़ किया जाता है और ये एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही दुखद होता है। हम मेहनत करें और कोई बच्चा किसी अन्य प्रकार के तिगड़म भिड़ा करके उस सफलता को पाले, हमारा अधिकार हमसे छीन ले, तो ये एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दुखद बात है। सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उचित निर्णय है, उचित कार्यवाही है, वो करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात का कतई भी समर्थन नहीं करता हूँ। इस प्रकार की जो अराजकताएं हुई हैं इस पेपर को, टीजीटी के पेपर में, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम सभी आपके साथ हैं जिन बच्चों के साथ भी ये दिक्कत हुई है। और जब भी समय आएगा, आपको हमारी ज़रूरत होगी, तो हम पूरा पूरा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के उन क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूं जो डाउटफुल आप कह सकते हैं, या उनमें कुछ आंसर में आपको दिक्कत हो सकती है। तो केवल मैं उन क्वेश्चंस पे बात करूंगा। ये बुकलेट नंबर डी है, इससे आप आंसर अपना मैच कर लीजिए। केवल और केवल उन क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा जो डाउटफुल हो सकते हैं, या आपके गलत हो सकते हैं, या आपने कोई ऑप्शन उसको समझने में गलती की हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये एक संशोधित आंसर की भी है। जो उत्तरमाला मैंने दी थी उसके कुछ प्रश्नों के संशोधन आंसर भी इसमें हैं दोस्तों, तो उनको आप जरूर अपनी आंसर की में इम्प्रूव कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ट्रू लव। जी हाँ, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। इसके बाद है दोस्तों विलियम शेक्सपियर कार्पे डीम। दोस्तों ये एक इनकी जो कविता है दोस्तों, ये फेमस इनकी पोएम है जिसको ट्वेल्थ नाइट के पार्ट से लिया गया है, जो क्लाउन के द्वारा एक सॉन्ग के रूप में है। तो इसको हमने जो आंसर इसका बताया था, हमें कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है दोस्तों। हमने इसका आंसर, चूंकि ये बहुत ही अलग चीज़ थी पूछी गई जो एग्जाम में, हमने इसका आंसर अपनी आंसर की में बी बताया था। बट इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आंसर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जो वर्क है दोस्तों वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 100% सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। यहां कहा गया है, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए 4 पार्ट दिए गए हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों, मैं पूरी डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर है, ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डज। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कि डज और स्मोक्स एक साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। दोस्तों बिल्कुल आ सकता है। एक रूल होता है ग्रामर का, जिसमें एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हैं उतने वर्ब का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर
ईच सिगरेट विच, ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये डज जो वर्ब है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पर जो ए पर्सन है दोस्तों, ये स्मोक्स जो वर्ब है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, सीधी सी बात है, आप इसको समझिए। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म, प्रत्येक सिगरेट जो एक व्यक्ति पीता है करती है सम हार्म, या पहुंचाती है कुछ नुकसान, एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज। देखिए दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट ने यहां पर कहा है कि इसका आंसर जो है वो डी है। सीरियस डिसीज की जगह इंजूरियस डिसीज होगा, पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों सीरियस डिसीज, एज यूजुअल वर्ड दिया रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट ने कहा है कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ आना चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको इंटरनेट पर मैंने पूरा इसको सर्च किया, तो आपको बता दूं या तो इसमें एरर है, स्मोक वाले पोर्शन में इसमें से एस हटाना होता है, लेकिन जो इंटरनेट पर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा ऐसा ही सेंटेंस दिया हुआ है। और पहले से ये नहीं है कि कल एग्जाम हुआ है तो कल वाला सेंटेंस है, उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आपको बता दूं, इसमें अगर बोर्ड कोई आंसर लेता है तो बिल्कुल आपको बता दूं इसके ए वाले पार्ट में वो एरर बनाएंगे, और ईच की जगह पर दोस्तों यहाँ पर एवरी का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक सीरीज, एक सिगरेट, यानी देखिए एक व्यक्ति कोई एक सिगरेट नहीं पीता, दो नहीं पीता, तीन नहीं पीता, जब वो किसी बीमारी की ओर जाता है तो उसके अंदर हैबिचुअल वो होता है और कई सारी सिगरेट एक के बाद एक मतलब अपने जीवन में वो उनका इस्तेमाल करता है। तो इस तरह का जो चेन है, उस चेन को दर्शाने के लिए दोस्तों एवरी का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। बाकी कोई कुछ भी कहे दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बहुत घंटे सर में दर्द करने के बाद, इवेंचुअली को चेक करने के बाद, मे को चेक करने के बाद, सीरियस डिसीज को चेक करने के बाद, इट्स इफेक्ट को चेक करने के बाद, ये मुझे लग रहा है कि अगर बोर्ड इसमें आंसर मानेगा तो वो ए इसमें यहीं पर एरर देने के पूरे चांस हैं। परंतु दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ सही चीज़ आपको पहुँचाने की, फिर भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर को चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इनको आप बोर्ड की जब आंसर की आए तब आप उससे इनको जोड़िएगा, अदरवाइज इनके बिना आप अपना स्कोर देखिएगा कितना हो रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों बिल्कुल ए मैं मानकर चल रहा हूँ कि ए में एरर होगा। हालांकि मेरे हिसाब से ये पूरा वाक्य सही भी है, लेकिन जो चांस बनते हैं 99% जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो ए में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए यहाँ पर भी कई लोगों का अलग अलग विचार है, कई इंस्टीट्यूट का अलग अलग विचार है। उनकी बात सुनने के बाद अपना जो बुक्स हैं उनको देखिए पूरा पढ़ने के बाद, हालांकि हर बार बता दूं आपको ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड फंसाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट। पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों पास्ट में है, दूसरा वर्ब भी पास्ट में है, तो निश्चित रूप से ये रूल मैंने आपको खूब पढ़ाया है कि इस तरह का जब भी सेंटेंस बनेगा तो वो पास्ट फॉर्म में ही जाता है, यानी कि उसमें जो वर्ब यूज होगा, वर्ब का फॉर्म यूज होगा, वो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब एक सवाल और आता है दोस्तों कि टू वेलकम ईच डेलीगेट, टू वेलकम ईच डेलीगेट। अब यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है, परंतु एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि ईच के स्थान पर एवरी का प्रयोग ज़्यादा उचित होगा। अब दूसरा सवाल एक और ओरिजिनेट हो जाता है दोस्तों, हर पॉइंट पर मैं आपको बात करूंगा, आपको जो भी सही लगे, सटीक लगे, उसको आप समझिएगा। इसके बाद दोस्तों बात आता है कि ईच और एवरी के साथ जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों, वो हिज, हर, यानी सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउंस यूज करते हैं। अब यहाँ पर देयर दिया गया है,
तो दोस्तों आपको बता दूं 101% अगर स्टूडेंट्स इस पे सक्रिय रहेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एफ में जाने वाला है। बिल्कुल आपको बता दूं एफ में ये जाएगा। हाँ, एक रूल और लागू होता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर दूं आपको तो इसका आंसर बी होगा। वो रूल ये है दोस्तों कि जब कोई क्वेश्चन विवाद में फंसता है, इस तरह की कैटेगरी में फंसता है, तो आंसर उसको माना जाता है जो सीधे सीधे हमको बिना एनालिसिस करने पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा हो। और सीधे सीधे जो एरर इसमें बन रहा है दोस्तों वो बी पार्ट में एरर बन रहा है। इसलिए हो सकता है बोर्ड इसका जो आंसर माने दोस्तों वो बी मानेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। दोस्तों हम बिल्कुल, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, हमने आंसर की में आपको उसका आंसर सी बताया था दोस्तों, परंतु ये थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस को इंडिकेट करते समय हम उसको जब कन्वर्ट करेंगे, रिमूव टू करेंगे दोस्तों, तो वो कैन में नहीं हो सकता, उसको कुड में ही हमको रखना होगा। तो इसलिए इसको आप प्लीज इम्प्रूव कर लीजिएगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। डी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिएगा। द एप्पल वॉज सो सोअर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। दोनों बातें पास्ट में है तो इसलिए इसको पास्ट में हमें रखना होगा। तो ये जो क्वेश्चन डाउटफुल वाले हैं दोस्तों, जहां पर संदेह पैदा होता है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप बेफिक्र हो जाएं, जो बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। देखिए इज नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा इनमें से बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी तक जो भी एनालिसिस किया गया है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी में सुबह से लगा हूँ ऑटोबायोग्राफी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में, तो उनके आधार पर जो मुझे मिला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए ही होना चाहिए और हमने भी ए पहले से ही बताया था। अब क्या है बात, देखिए ये कनेक्टेड नैरेटिव जो इसको कहा गया है दोस्तों, और आगे भी ये ऑप्शन में दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के, तो यहाँ पर कैन नेवर का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है, ये कनेक्टिव नैरेटिव होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चूंकि नॉट लगा करके पूछा है इसलिए इसका सही आंसर ए है। बिल्कुल आप इसको सही माने और 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। अब बात करेंगे दोस्तों पैसेज जो आया था, जो क्लोज टेस्ट आया था दोस्तों, क्लोज टेस्ट में देखिए सारे आंसर बिल्कुल क्लियर थे। 36 का ए प्यूपिल्स। इसके बाद दोस्तों कुछ कोचिंग वालों ने, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कैसे, हो सकता है उनसे भी गलती हुई हो जाती है गलती। कई बार वीडियो बनाने की बहुत जल्दी रहती है, इससे होता है, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर फॉर्म्स है। और यहाँ पर एक डाउट पैदा होता है 39 नंबर क्वेश्चन पर, वो इस बात को लेकर के है कि सोशल, ह्यूमन, नेशनल, इंटेलेक्चुअल। देखिए जब हम फर्स्ट ये स्टैंजा पढ़ते हैं तो द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ए कंट्री, परंतु हमने पहले इंटेलेक्चुअल को ही यूज किया था। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, परंतु दोस्तों वो आगे खुद से अपने आप में बात कर रहा है द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ, तो एक टॉपिक उसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर जो है नेशनल लाइफ ऑफ ए कंट्री ही होना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्टोरी चलती है तो वो सीक्वेंस में दोस्तों काम करती है, इसलिए यहाँ पर नेशनल लाइफ होना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो नेशनल होगा। इसके बाद अगला जो आता है दोस्तों, ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। इस पे डाउट है, हाँ बिल्कुल इस पर संदेह है कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानेगा। करेक्ट चीज जो है दोस्तों, देखिए जो डिबेट होते हैं
यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। व्हेन वी गिव एजुकेशन, जब हम एजुकेशन देते हैं, वी स्टार्ट ए फॉर्मेट ऑफ डिबेट, हम डिबेट शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक प्रतियोगिता हम शुरू करते हैं, डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो डिस्कशन और डिबेट ओवर द टॉपिक, ओवर द इशू होते हैं दोस्तों, ओवर द प्रिंसिपल्स कभी नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डिबेट जो है वो सिद्धांत के ऊपर है ना। तो ये सीधी सी बात है, इसको आपको समझना होगा। व्हेन वी गिव एजुकेशन, जब हम शिक्षा देते हैं, वी स्टार्ट, हम प्रारंभ करते हैं फॉर्मेटिक चीजों का ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट इश्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों इश्यूज और प्रिंसिपल में डाउट बना हुआ है, लेकिन जो स्टोरी है दोस्तों वो संकेत करती है इशू की तरफ कि इसमें इशू आंसर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है दोस्तों, मेरे हिसाब से हमने अपनी आंसर की में इसका आंसर आपको प्रिंसिपल बताया था, और मैक्सिमम कोचिंग्स ने जो यूट्यूब पर हैं दोस्तों, उन्होंने भी इसका आंसर प्रिंसिपल बताया है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को अभी आप अपने सही क्वेश्चनों की संख्या में काउंट ना करें, इसको छोड़ दीजिए, इसको बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा कि बोर्ड इसका क्या आंसर लेता है। बट द करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, जो इतिहास बताता है पैसेज का, जो स्टोरी की थीम है, उससे पता लगता है कि जो डिबेट है वो हमेशा डिस्कशन जो होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं, ना कि सिद्धांतों पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों 43 नंबर का क्वेश्चन। ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी ये बात क्लियर हो गई है दोस्तों। कई जगह बायोग्राफी कहा गया, ऑटोबायोग्राफी कहा गया, मेमोर कहा गया, ट्रेवल्यू कहा गया, लेकिन आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो ऑटोबायोग्राफी मिलेगा। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आप प्लस में जाएं, माइनस में ना जाएं, आपका सिलेक्शन हो रहे ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो आपको जरा सा भी डाउटफुल लगते हैं दोस्तों, उनके मार्क्स आप मत जोड़िए, और समय आने पर अगर वो जुड़ते हैं तो आपके मार्क्स प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑटोबायोग्राफी ही बनता है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका भी करेक्ट आंसर हमने बताया था बायोग्राफी है, और ये वास्तव में बायोग्राफी ही है। ये मेमोर, ओड, एलेजी ये तो है ही नहीं। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर वही है जो कॉमन आपको मालूम है कि अगर खुद से लिखी जाए तो ऑटोबायोग्राफी, अपने को पात्र बना करके लिखी जाए तो ऑटोबायोग्राफी, और बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा किसी अन्य के जीवन की जो नॉलेज है, जो घटनाएं हैं, उन पर बनाए गए, उन फैक्ट्स पर, उन सब्जेक्ट्स पर लिखी गई जो बायोग्राफी, वो इवेंट्स पर लिखी गई जो है रचना, वो बायोग्राफी कहलाती है। तो दूसरे के द्वारा लिखा जाए तो बायोग्राफी, स्वयं के द्वारा लिखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद में अभी हम बात करेंगे दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको परेशान इसने किया है, और मैंने जो इनका अपनी विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों, चूंकि मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता हूं जब तक कि मुझे हकीकत का पता न चल जाए, ये मेरा स्वभाव है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि ये मैंने आपको आंसर की में बताया, आई शैल गो जस्ट नाउ, परंतु एक किताब मेरे पास है दोस्तों, आप कहेंगे तो मैं उसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा, जिसमें ये चारों वाक्य रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक रूप से फिट होते हुए उसमें नजर आते हैं, बिना इधर उधर के। आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको दोस्तों करेक्ट सेंटेंस बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, जो करेक्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, पहले हम रूल आपको समझाते हैं और लागू करते हैं। दोस्तों यहां पर मच टू दिया है। अब मच टू का प्रयोग दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर एडजेक्टिव से पूर्व होना चाहिए, एडजेक्टिव से पूर्व होना चाहिए। और नाउन यहां पर क्या है दोस्तों, पेन नाउन है, तो नाउन से पहले हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस दोस्तों हमारा गलत हो जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आई शैल गो जस्ट नाउ।
मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मैंने बी आंसर इसमें बताया था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अभी मैंने जो एनालाइज किया है दोस्तों, इसमें जस्ट नाउ दिया है दोस्तों। और कुछ लोगों ने कहा कि जस्ट नाउ साथ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट नाउ का प्रयोग साथ में होता है दोस्तों। ये प्रूव्ड है, इसका प्रूफ मेरे पास है। आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दे सकता हूँ। तो आई शैल गो जस्ट नाउ। अब आपको बता दूं ये वाक्य गलत क्यों हुआ है। जस्ट नाउ का प्रयोग दोस्तों सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। ये बुक के अंदर बिल्कुल एज यूजुअल दे रखा है। आप मुझे मांगेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका जो सीन है स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मैं भेज दूंगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स। देखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट वालों ने इसका आंसर सी बताया है दोस्तों। सभी से गलतियां होती हैं। पहले मुझे लगता था कि कहीं मैं जल्दबाजी में गलती कर देता हूं दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं। बहुत ही सम्मानित लोग हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और जो सर हैं बहुत बढ़िया हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है उनसे। ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स। तो दोस्तों हार्डली जो है यहाँ पर वर्क्स को क्वालिफाई करता हुआ दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वर्क्स हार्ड यहाँ पे होना चाहिए था इसको, क्योंकि इसका अर्थ ही वाक्य का गलत हो जा रहा है दोस्तों। अब तीनों ये वाक्य गलत हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर। अब आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि सर ये ओनली टू टू इसमें ये गलत है। नहीं दोस्तों, मेरे पुराना वीडियो आप देखेंगे तो टू मच टू आदि का प्रयोग मैंने समझाया है। ओनली टू का प्रयोग दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही प्रकार के एडजेक्टिव के पूर्व होता है। तो ग्लैड जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, और आई शेल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, इसके साथ ये बिल्कुल सही वाक्य बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, आपको बता दूं अच्छी किताब है, आप सभी के पास वो किताब होगी, उसमें ये दिया हुआ है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आप मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। आप चाहें तो इनके मार्क्स न जोड़ें, परंतु यहाँ पर एनालाइज करके जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा, निश्चित रूप से बोर्ड इसका आंसर दोस्तों डी करार देगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेलेट विद रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। देखिए नॉवेलेट क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। नॉवेलेट क्या है, लार्जर देन अ स्टोरी एंड शॉर्टर और स्मॉलर देन अ नॉवेल इज नॉवेलेट। सेम फीचर्स होंगे, बस लेंथ की बात है। इसमें जो है लेंथ जो है वो स्टोरी से कहीं बड़ी और नॉवल से कहीं छोटी होती है दोस्तों। और जॉसलिन को दोस्तों फुल लेंथ नॉवेल कहा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी विवादों में रहा, और यहाँ पर तो दोस्तों बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। देखिए पूरा एनालाइज किया है। फ्रीलैंड्स में दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और पूरे चैप्टर्स को मैंने ध्यान से देखने के बाद ये कोशिश की पहचानने की क्या ये नॉवेलेट की श्रेणी में आ सकता है। तो मुझे नहीं लगा दोस्तों, इसमें 30-35 चैप्टर्स हैं दोस्तों, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। तो फ्रीलैंड्स मुझे नहीं लगता नॉवेलेट की श्रेणी में आएगा। जैकोलिन दोस्तों ऑलरेडी ये स्पेलिंग एरर है, और स्पेलिंग एरर को दोस्तों हम वाक्य में स्पेलिंग एरर ना मान के हम पूरे ही पेपर का एरर मानेंगे। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी आंसर हो जाएगा। इसमें सेलेक्ट आप कीजिए, और इम्प्रूव आपको करना है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले जैकोलिन बताया है आई थिंक, तो उसको आप इम्प्रूव कीजिए। हम अपनी ही आंसर की को संशोधित करा रहे हैं, और ज़्यादा विश्लेषण के साथ बिल्कुल आप देखेंगे तो यही आंसर्स आपको मिलेंगे डाउटफुल क्वेश्चंस पर। इनके आंसर जब आप आंसर की आएगी ऑफिशियल, तो आप उसमें यही आंसर आपको मिलेंगे। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि फोरसाइट सागा तो आप जानते ही ऑलरेडी एक सीरीज है पूरी, है ना।
अब इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 63 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये बीए के सिलेबस में है, मैंने आपसे बता दिया। बीए का जो सिलेबस है पार्ट 1 का, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी MJTRU का जो सिलेबस है, मुझे नहीं मालूम और जगह भी, अब तो यही इसी तरह के सिलेबस चल रहे हैं तो और जगह भी यही होगा। उसमें प्रोज का जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें पूछा गया है ऑटोबायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है, मेमोर क्या है, टेबलव्यू क्या है, ऐसे क्या है। तो ये वर्तमान में कोई प्रोफेसर साहब होंगे जिनको ये पेपर दे दिया गया है, उन्होंने उसी से उठा करके पूरा का पूरा इर्द गिर्द इसको घुमाने की कोशिश की है ना। 7 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं दोस्तों इस ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर से। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी? इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट देखिए दोस्तों बिल्कुल सीधा सा आंसर है। 2 तरीके की बात मैंने आपको बताई थी आंसर चेक करने के लिए, सीधा सीधा आंसर आपको आता हो। बायोग्राफी इज ए लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली। ओनली लगा दिया तो आपको मालूम है, नहीं ऐसा नहीं है। बायोग्राफी हम मिल्टन की पढ़ते हैं, उससे पहले कितनी सारी बायोग्राफीज हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों 63 का आंसर करेक्ट जो होगा, नॉट कहा है, नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, तो ये डी वाला जो है दोस्तों ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर के क्वेश्चन पे। हो सकता है इसमें आपको कोई डाउट हो, लेकिन आपको बता दूं मैंने आंसर सी बताया था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने सी ही आंसर बताया है और उसके पीछे तर्क भी है दोस्तों। 1-1 की बात चल रही है दोस्तों, तो सब्जेक्ट के रूप में 1-1 ही होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसका आंसर यही होगा, कोई ज़्यादा इसमें डाउट की गुंजाइश नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स में एक पूरा एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें पैराबल, फेबल, एपोलॉग, इनके बारे में मैंने अलग अलग आपको बताया था। तो आप देखेंगे कि फेबल जो है वो एक मॉरल स्टोरी है, एक मैसेज देने वाली, एक मॉरल लेसन देने वाली स्टोरी है, यूजिंग द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। एंड in the option B, apologue is also a moral story using the character of animals। कुछ लोगों ने इसको पैराबल बोला है दोस्तों। पैराबल जो है वो रिलीजियस नेचर के साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं हेरोइक कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं, पौराणिक कथाएं उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। आइए इसके बाद करते हैं दोस्तों बात क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमने इसका आंसर सी बताया था। इस आंसर के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ये आंसर इसमें सी नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर जो करेक्ट है वो बाय होगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसको आप अपने जो आंसर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें इसको इम्प्रूव कर लें दोस्तों। अगर आपने बाय किया था तो वो सही आंसर है। आई ब्रोक दिस ग्लास, वैसे तो दोस्तों इसमें कई ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात करें फ्रेजल वर्ब के रूप में तो ये सीधे बाय एक्सीडेंट इसको हम यूज करेंगे, यही सही आंसर है। 72 के बाद दोस्तों आगे 76 के बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर डाउट, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। तो दोस्तों देखिए, ए सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी। 84 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा दोस्तों। एक व्यक्ति बोलता है और एक इमेजिनरी कैरेक्टर बात को सुनता है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत फेमस है दोस्तों,
माई लास्ट डचेस, इस तरह के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं वो आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे एक कैरेक्टर बोल रहा है और दूसरा एक साइलेंट कैरेक्टर जो है लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं अपनी तरफ से जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं उनकी केवल चर्चा कर रहा हूँ, उनका केवल डिस्कशन कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा और स्कोर मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे दोस्तों डाउट है तो उसके मार्क्स को आप मत जोड़िए, उसके बाद आप उनको हटा करके आप जोड़िए, ताकि एग्ज़ाम का जब आंसर की आए ऑफिशियल तो उसमें आपके नंबर कम ना हो, प्लस हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों हो सकता है, दोनों पर मैंने बात की थी। परंतु आपको बता दूं, शुरू से मैं कहता आया हूं, जब भी दो ऑप्शन में डाउट हो और एक ऑप्शन बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाए तो उसी को बोर्ड आंसर मानता है। और ये जो लाइन है दोस्तों, बी वाली लाइन, ये पूरी की पूरी एज यूजुअल आपको लिखी हुई इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी है, ना कि सी। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल 91 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 96 नंबर क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं 96 पे। ये देखिए, वी डिडेंट गेट होम 2 AM। दोस्तों इसमें आफ्टर 2 तो आएगा नहीं, कुछ लोगों ने एट लगाया था पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर तक की बात है दोस्तों, सेंस है, तो ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा सी इसका करेक्ट आंसर है। टिल का इसमें प्रयोग होगा, कोई यहाँ पर संदेह की गुंजाइश नहीं है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आंसर आता है, आप मुझे और भी बता सकते हैं यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हो डाउटफुल वाले, अदरवाइज मुझे नहीं लगता जो आंसर की हमने दी है वो बिल्कुल सही है। जो डाउट था उन पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया है दोस्तों, उसके बाद ये आंसर आपको बताया जा रहा है। तो इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। देखिए फिर आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे दोस्तों डाउट लगता है तो उसको आप काउंट मत कीजिए, ताकि जब आंसर किया है तो आपके क्वेश्चन प्लस हो। पहले से काउंट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल। आप उनके अलावा अपने नंबर जोड़ करके देखिए कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक आकलन किया जा सके कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना यहाँ पर जो है मेरिट जाने की पूरी पक्की पक्की उम्मीद है। क्योंकि जब डाटा हमारे पास होता है दोस्तों तभी हम कंक्लूड करके पूरा पूरा एग्जैक्ट जो है वो बता सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर डी ही है, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी। ये सेंटेंस भी आपको पूरा का पूरा एज यूजुअल इंटरनेट पर आराम से मिल जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए इसका आंसर सीधे सीधे डी है, कोई ज़्यादा डिस्कशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। डाउट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, डाउट वाले क्वेश्चन जो आपको आपको थोड़ा चौंका दिए, है ना, जो आपको थोड़ा परेशान कर दिए। और मैं आपको सच बताऊं, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप तो हवा में बातें कर रहे हो। अरे भैया, ये हवा में बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ऑल यूपी में 43 रैंक, मेरा बताने का मकसद तो नहीं है, आपको बता दूं 43 रैंक है, मैं लेकर के आया हूँ, गोरखपुर सीट मिली ही, अभी ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो अनुभव पे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मेरा कोई आपको पढ़ाने का कोई इशू नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबका टीचर बन जाऊँ। ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं है दोस्तों, केवल कुछ लोगों की मदद, कुछ शौक, कुछ अपनापन, कुछ लोगों का प्यार इस चीज़ को कराने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रेरित करता है। आप लोगों का जो प्यार है उसकी वजह से मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 114 नंबर का क्वेश्चन, यानी 114 नंबर क्वेश्चन। तो 114 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों
यहाँ पर हम आ जाते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोर। देखिए मेमोर के बारे में पूछा गया है, वही तीन चीज़ें हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब करीबी देखी जाती है ऑटोबायोग्राफी के साथ। परंतु आपको बता दूं ऑटोबायोग्राफी एक लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट है, पर्टिकुलर ऑथर का ही एक मतलब ऑथर को सब्जेक्ट बना करके लिखा गया। यहाँ पर जो मेमोर का मतलब है दोस्तों वो रेमिनिसेंसेस हैं, यादें हैं, वो जनरली बचपन की हो सकती हैं, पुरानी यादें हो सकती है, उन इवेंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जो हमारी मेमोरी में अभी तक बसे रहते हैं। इसको हम संस्मरण या स्मृति के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो यहाँ पूछा गया है दोस्तों, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया। इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग। देखिए दोस्तों, ऑथर्स का जो डेवलपमेंट है वो हमको ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है मेमोर के अंदर द एम्फेसिस जो जोर है इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, ऑथर के डेवलपमेंट पे नहीं है, बट ऑन द प्यूपिल, लोगों पर एंड इवेंट्स और घटनाओं पर दैट द ऑथर हैज नोन, जिनको ऑथर जानता है। तो बिल्कुल दोस्तों सही आंसर, सटीक आंसर है ए। यही आंसर आप देखेंगे बोर्ड में, और कोई आंसर इसका नहीं होगा, बिल्कुल गारंटेड बात आपको बताता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है जिसका एनालाइज किया, और जो मैंने बताया था दोस्तों, बिल्कुल आप नाराज़ हों, कुछ हों, बुरा मत मानिएगा, परंतु मैं एक्सेप्ट करता हूं उस बात को जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं और उनकी संशोधित आंसर की मैं इसमें आपको दे रहा हूं। ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल एनालाइज करने के बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, हमने डी बताया था आपको, लेकिन मैंने इसको फिर से पूरा एनालाइज किया दोस्तों। तो ये इसका म्यूजिकल एकम्पनीमेंट ये तो मिलता ही है दोस्तों, इसमें यूजुअली डील्स विद सिंगल एपिसोड, बिल्कुल आपके लिए प्रूव है मेरे पास इसका, मैं आपको दिखा दूंगा, ये पूरा एग्जैक्ट है। और दोस्तों द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग, दोस्तों ये भी इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है जो देखने को मिलती है, जो बहुत ही अच्छे से लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, मेजर कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो सी है, न कि डी। तो 117 का करेक्ट आंसर सी है, इसको आप मिला लीजिए। और ये वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों जो डाउटफुल थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपका पेपर का सॉल्यूशन और संशोधित आंसर की उन सभी भाइयों को बहनों को शुभकामनाएं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। परिस्थितियां अनुकूल और विपरीत हो सकती हैं, परंतु आपको परिस्थितियों से परेशान नहीं होना है दोस्तों। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मिल्टन को हम पढ़ते हैं लेकिन मिल्टन से हम कुछ सीखते नहीं। देखिए मिल्टन का जब आप कैरियर पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना डिस्टर्ब वो रहा है, कितने लोगों ने उसके खिलाफ लिखा है, और उसने अपने जो जो उसके वर्क हैं उनमें इनका रिप्लाई दिया है। 2 महीने बेटा प्रिजन में भी चला गया, और आंखों से भी अंधा हो गया, वाइफ की भी डेथ हो गई, राजा भी उसके अगेंस्ट था, 4 सेकंड रेस्टोरेशन आ गया, फिर भी उसके खिलाफत हुई। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी उसने दुनिया का सबसे महान ग्रंथों की श्रेणी में आने वाला एक ग्रंथ पैराडाइज लॉस्ट लिख दिया, आंखें न होने पर भी। तो आपको मैं यही सुझाव दूंगा, उससे सीखिए, हारने की बात मत कीजिए, निराश होने की बात मत कीजिए। मैं जानता हूँ, मैंने ये झेला है, तो इसलिए मैं आप ये नहीं कह सकते कि सर आपको अनुभव नहीं है। मेरे संग ये हुआ है भैया, इंटरव्यू दे करके लौट करके आया हूँ, इसलिए आपको बता दूँ दर्द बहुत होता है, लेकिन हारने की जगह हारने की गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ मेरे साथियों, अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।